स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जहां पर आपको महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के प्रमुख अंश जो कि बिहार प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको प्रदान किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हर एग्जाम से संबंधित करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होता है जो प्रदान किया जाता है। आइए चलते हैं वीडियो पर। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 16 फरवरी मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। शाम 4 बजे तक 80% से अधिक मतदान हो चुका था, जबकि उस समय लगभग 50,000 मतदाता कतारों में लगे हुए थे, इसलिए मतदान का प्रतिशत और अधिक बढ़ने की संभावना है। राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वाम मोर्चे का 20 वर्ष का शासन खत्म करते हुए 36 सीटें जीतकर पहली बार सरकार बनाई थी। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूजे मोग ने बताया कि राज्य के सभी 3,337 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ था। शाम 4 बजे तक 81.11% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। 4 बजे तक जिन लोगों ने टोकन ले लिया था, कतारों में लगे ऐसे सभी मतदाताओं को मतदान की अनुमति दी जाएगी। 2018 के विधानसभा चुनावों में रात 9:30 बजे तक मतदान हुआ था और कुल मतदान 79% रहा था। बिहार सरकार के मुख्यालय से लेकर जिला तक के चुनिंदा अधिकारी जल्द ही भूकंप क्षमता मूल्यांकन की तकनीकी से परिचित होंगे। अधिकारियों को आईआईटी द्वारा तैयार रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग (आरवीएस) की मार्गदर्शिका की मदद से तकनीकी जानकारियां देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। बिहार उच्च भूकंप क्षेत्र में स्थित राज्य है। यहाँ नेपाल से सटे 8 जिले भूकंप जोन 5 में आते हैं। 24 जिले जोन 4 और 6 जिले जोन 3 में आते हैं। पटना में प्रस्तावित प्रशिक्षण सत्र के दौरान अधिकारियों को यह जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार वे रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग के जरिए यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनके क्षेत्र की इमारतों की मजबूती के साथ झटके सहने का आकलन कर सकते हैं। साथ ही आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा तैयार मॉड्यूल की मदद से इमारतों की रेट्रोफिटिंग की विस्तार से जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। बिहार के अलग अलग भूकंप जोन और जिले सर्वाधिक क्षति जोखिम वाले: सिस्मिक जोन 5 सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा क्षति जोखिम वाले। सिस्मिक जोन 4 पू व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया क्षति जोखिम वाले। सिस्मिक जोन 3 बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल एवं गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 4 जनवरी से प्रारंभ हुई समाधान यात्रा 16 फरवरी को संपन्न हो गई। यात्रा संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री वापस जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री जनता के दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उसका तत्काल निदान भी किया जाएगा। तीसरे सोमवार होने के नाते मुख्यमंत्री कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज, पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा, कृषि, सहकारिता विभाग से जुड़े मसलों को लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। नवनियुक्त राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 17 फरवरी को बिहार के राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। 16 फरवरी को फागू चौहान बिहार से विदा हो गए। बिहार के राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई 2019 को शपथ लिए थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस सत्यापन में अब 15 दिन का समय नहीं लगेगा, बल्कि मात्र 5 दिन में ही ऑनलाइन माध्यम से सत्यापन हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में पासपोर्ट सत्यापन की पूर्णतया ऑनलाइन सुविधा का लोकार्पण किया। उन्होंने मोबाइल फोरेंसिक वाहनों को जनता को समर्पित किया और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के दिल्ली कैंपस के शैक्षणिक संकुल का भी लोकार्पण किया। बिहार में हर दिन औसतन 25 लोगों की जान जा रही है। इनमें अधिकांश युवा होते हैं। बिहार राज्य परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में साल 2022 के जनवरी से सितंबर तक 8009 सड़क दुर्घटनाओं में 6626 लोगों की मौतें हुई थी। इसके पहले 2021 में 7660 तो 2020 में 8639 लोगों की मौत हुई थी। विभिन्न विभागों के अंतर्गत जूनियर कनीय अभियंता के 6379 पदों पर बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पटना हाई कोर्ट में अजय कुमार भारती की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जानकारी दी गई। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश पीबी बनजंत्री की खंडपीठ ने की।
कोर्ट ने आदेश दिया कि कनीय अभियंताओं की बहाली नियमों में परिवर्तन और नए सिरे से बहाली का विज्ञापन 4 महीने में निकाला जाए। साथ ही इस प्रक्रिया में जिन उम्मीदवारों की उम्र सीमा खत्म हो जाएगी, उन्हें उम्र सीमा में ढील दी जाएगी। कैमूर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल पर अब पुरातत्व सर्वेक्षण की नजर पड़ी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कैमूर के चांद प्रखंड में स्थित निंदौरगढ़ की खोदाई की स्वीकृति दी है। यहाँ पूर्व में खोदाई के दौरान प्राचीन सभ्यता की कई निशानियां मिल चुकी हैं। चांद प्रखंड के शिवरामपुर गांव में निंदौरगढ़ किला स्थित है। ये राज परिवार मुगल काल का माना जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से हारने के बाद राजा घनानंद ने यहाँ आकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। बिहार और बंगाल मिलकर कृषि क्षेत्र में विकास के लिए काम करेंगे। सब्जी के उत्पादन, विपणन एवं प्रसंस्करण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत और बंगाल के कृषि मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय के बीच एक दौर की वार्ता हो चुकी है। बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में कारोबार के लिए पश्चिम बंगाल से जलमार्ग कार्गोआ की सुविधा के साथ ही जांच प्रयोगशाला में सहयोग की मांग की है। मध्य प्रदेश में महाशिवरात्रि पर दी 18 फरवरी को उज्जैन 21 लाख दियों से जगमगाएगा। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तीरे ये दिए एक साथ प्रज्वलित किए जाने का विश्व रिकॉर्ड भी बनेगा। इस पल के साक्षी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई खास और आम नागरिक बनेंगे। शिव ज्योतर्पणम नाम से होने वाला यह आयोजन जीरो वेस्ट कार्यक्रम होगा। इसमें प्रयुक्त हर सामग्री को पुनः उपयोग में लिया जाएगा। भारत में कारोबार माहौल को बेहतर करने की दिशा में सरकार ने बीते कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इनकी बदौलत भारत गुणवत्तापूर्ण उद्यमशीलता इकोसिस्टम के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर (GEM) की ओर से 16 फरवरी को जारी राष्ट्रीय उद्यमशीलता सूचकांक रिपोर्ट में 51 देशों में भारत चौथे स्थान पर रहा है। भारत की रैंकिंग में काफी सुधार आया है। वर्ष 2021 में भारत इस सूचकांक में स्थान पर मौजूद था। भारत को सूचकांक में 6.1 अंक मिले हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में कारोबारी माहौल सुधारने की दिशा में किए गए प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। 2021 में भारत को सिर्फ 5 अंक मिले थे, जो 2020 के 6 अंक की तुलना में काफी कम था। व्हाट्सएप से फोटो और वीडियो अब एक बार में ज़्यादा शेयर कर सकेंगे। दरअसल व्हाट्सएप ने नए फीचर्स को लॉन्च करने की घोषणा की है। इनमें डॉक्यूमेंट कैप्शन फीचर, ग्रुप सब्जेक्ट और डिस्क्रिप्शन फीचर, 100 मीडिया फाइलों को साझा करने का विकल्प और अवतार फीचर शामिल हैं। इससे व्हाट्सएप से बड़ी फाइल को आसानी से शेयर किया जा सकेगा। उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के मरीजों के उपचार के लिए अब एम्स ऋषिकेश से ड्रोन के माध्यम से दवा पहुंचाई जा सकेगी। 15 फरवरी को एम्स से टिहरी स्थित जिला चिकित्सालय दवा पहुंचाकर इसका सफल ट्रायल किया गया। देश का यह पहला एम्स है जो इस तकनीक का उपयोग कर जरूरतमंदों तक दवा पहुंचाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने 15 फरवरी को पर्वतीय क्षेत्र में ड्रोन से दवा पहुंचाने में सफलता पाई है। ड्रोन से टीबी के मरीजों के लिए टिहरी जिला चिकित्सालय में दवा भेजी गई। एम्स ऋषिकेश से ड्रोन ने टिहरी तक 36 किलोमीटर की यह हवाई दूरी 29 मिनट में पूरी की। केंद्रीय सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। अब इस पर 5050 रुपये की बजाय 4350 रुपये प्रति टन का अप्रत्याशित लाभ कर लगेगा। डीजल निर्यात पर लगने वाले कर को 7.5 रुपये से घटाकर 2.5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। विमान ईंधन निर्यात पर लगने वाले कर को 6 से घटाकर 1.50 रुपये प्रति लीटर किया। सेबी ने पारदर्शिता लाने के उद्देश्य के तहत पूंजी बाजार नियामक सभी स्टॉक ब्रोकर्स और जमाकर्ताओं के लिए वेबसाइट बनाना अनिवार्य बना दिया है। इस वेबसाइट पर SBDP को पंजीकरण संख्या, मुख्यालय शाखाओं का पता, संपर्क किए जाने व्यक्ति का नाम और संपर्क करने का तरीका जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल आदि जानकारी देनी होगी। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT जापान के SME को भारत लाने की तैयारी में जुट गया है। कोरोना काल से जापानी कंपनियां भी भारत में निवेश को लेकर काफी दिलचस्पी ले रही हैं। औद्योगिक संगठन फिक्की की रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत में जापान की 1439 कंपनियां काम कर रही हैं, जबकि चीन में जापान की 13 to 15 हजार SME यूनिट चल रही है, जो जापान की कुल SME का 40 to 60% है। चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियां पिछले 4 सालों से भारत में निवेश को लेकर मौका तलाश रही है और इस दिशा में भारत सरकार के साथ कई राउंड की बैठक भी हो चुकी है। मुक्त व्यापार समझौता अन्य देशों की इंडोनेशिया का ऑस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, भारत, जापान, कोरिया व न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट (PTA) है। थाईलैंड का 14 देशों से मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है। वियतनाम का EU, ब्रिटेन के साथ FTA है, तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, मैक्सिको व अन्य 10 देशों के साथ प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक समझौता है। भारत का UAE, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस समेत 13 देशों का साथ FTA है। ब्रिटेन, EU व कनाडा के साथ भारत की FTA को लेकर बातचीत चल रही है। केंद्रीय सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप और कनेक्शन की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही है।
लोकल सिकिल्स के ताज़ा सर्वे के अनुसार देश के 69% मोबाइल उपभोक्ताओं को किसी भी दिन कॉल ड्रॉप या कनेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ता है। 28% उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें बिना बाधा 4G और 5G सेवा मिलती है। वहीं 32% का कहना है कि भुगतान के बावजूद अधिकांश समय 4G और 5G सेवा नहीं मिलती है। लोकल सिकिल्स ने अलग अलग सवालों पर देश के 338 जिलों में 42,000 से अधिक उपभोक्ताओं पर यह सर्वे किया है। भारत में डाटा खपत में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नोकिया की रिपोर्ट के मुताबिक गत दिसंबर माह में भारत में प्रति व्यक्ति 19.5 GB डाटा की खपत थी, जो वर्ष 2027 में 46 GB के स्तर पर पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में डाटा खपत में 3.2 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 9.7 GB डाटा की खपत थी। रिपोर्ट के मुताबिक गत दिसंबर में डाटा ट्रैफिक में सिर्फ मेट्रो शहरों में 5G की हिस्सेदारी 3 से 5% थी, लेकिन वर्ष 2024 तक भारत में 5G का तेजी से विस्तार होगा और वर्ष 2024 तक 5G के 15 करोड़ उपभोक्ता हो जाएंगे। वर्ष 2024 तक 4G और 5G का इस्तेमाल करने वाले 99 करोड़ ग्राहक भारत में होंगे। अभी भारत में 77.3 करोड़ उपभोक्ता 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं और 2022 में 3.1 करोड़ उपभोक्ता 2G और 3G से 4G पर शिफ्ट हुए। भारत में पिछले साल अक्टूबर में 5G सेवा की शुरुआत की गई और माना जा रहा है कि वर्ष 2023 की दूसरी छमाही से भारत में 5G का विस्तार तेजी से होने लगेगा। 5G सेवा में होने वाली भारी बढ़ोतरी को देखते हुए निजी सेक्टर की तरफ से वायरलेस नेटवर्क में वर्ष 2027 तक $24 करोड़ निवेश की उम्मीद है। राहुल गांधी इस महीने के अंत में ब्रिटेन दौरे पर जाएंगे और वहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में लेक्चर देंगे। राहुल ने कहा कि वह अपने पुराने कॉलेज में जाने लेकर उत्सुक हैं और वह वहां जियोपॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और लोकतंत्र पर अच्छी पकड़ रखने वालों से मिलेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। राहुल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में जियोपॉलिटिक्स, भारत चीन संबंध, बिग डाटा और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर लेक्चर देंगे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बताया कि राहुल गांधी श्रुति कपिला के साथ बिग डाटा एंड डेमोक्रेसी और भारत चीन संबंध को लेकर बातचीत करेंगे। बता दें कि श्रुति कपिला कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इतिहास की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राहुल पिछले साल भी मई में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लेक्चर देने गए थे। YouTube की CEO सुसान योजिकी ने 15 फरवरी को अपना पद छोड़ने का ऐलान किया। वे करीब 9 वर्षों से इस पद पर थीं। अब भारतीय मूल के नील मोहन को YouTube का CEO बनाया गया है। 54 वर्षीय योजिकी ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि परिवार, स्वास्थ्य और निजी परियोजनाओं के चलते वे अपना पद छोड़ रही हैं। YouTube का CEO बनने से पहले वे गूगल में एड प्रोडक्ट्स विभाग में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थीं। वे 2014 में YouTube की CEO बनी थीं। नील मोहन ने 2007 में डबलक्लिक के अधिग्रहण के साथ गूगल ज्वाइन किया था और वे 2015 में YouTube के मुख्य उत्पाद अधिकारी बने थे। चीन ने विमानन क्षेत्र की दिग्गज अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन और रैथियन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब इन दोनों कंपनियों के साथ चीन किसी तरह का व्यापार और उनमें निवेश नहीं करेगा। चीन ने ये प्रतिबंध दोनों कंपनियों द्वारा ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करने के विरोध में लगाया है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और वहां पर होने की वाली गतिविधियों को गैरकानूनी और चीनी संप्रभुता का उल्लंघन करार देता है। अमेरिकी आकाश में चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका ने 5 चीनी कंपनियों और एक सरकारी संस्था को काली सूची में डाल दिया था। तनु वेड्स मनु और अनारकली आफारा जैसी फिल्मों की अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने सपा नेता फहाद अहमद से शादी कर ली है। दोनों ने 6 जनवरी को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत मुंबई के जिला कोर्ट में अपनी शादी रजिस्टर कराई है। स्वरा ने 15 फरवरी को ये बात ट्विटर के माध्यम से एक वीडियो के साथ सार्वजनिक की। इस वीडियो में फहाद के साथ स्वरा के प्यार की शुरुआत से लेकर उनकी शादी और विदाई तक के सफर के बारे में दिखाया गया है। भारत और फिजी ने वीजा हटाने के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे दोनों देशों में सुखद व सरल यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा के बगैर यात्रा की छूट संबंधी सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। इस सुविधा के तहत दोनों देशों के कूटनीतिज्ञ और आधिकारिक पासपोर्टधारी अधिकारी 90 दिनों तक के लिए ही बिना वीजा के एक दूसरे के देश में यात्रा कर सकेंगे और ठहर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच गठजोड़, चर्चा और सभी स्तर की बैठकों का होना आसान हो जाएगा। निक्की हेली ने चीन पर जोरदार निशाना साधा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ की तरह कम्युनिस्ट चीन का भी अंत इतिहास के राख के ढेर पर होगा। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद निक्की हेली ने 15 फरवरी को अपने पहले सार्वजनिक भाषण में चीन को लेकर कड़े तेवर अपने का संकेत दिया है। साउथ कैरोलिना में एक कार्यक्रम में अपने उत्साही समर्थकों को संबोधित करते हुए निक्की ने कहा कि इस अमेरिका की सशस्त्र सेना पहले से कहीं अधिक मजबूत और सक्षम होगी।
51 वर्षीय निक्की अमेरिका में साउथ कैरोलिना की 2 बार गवर्नर रह चुकी है। इसके अलावा वह संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत भी रही है। जासूसी गुब्बारे को लेकर चीन से अमेरिका का तनाव बढ़ने के बाद निक्की ने अपने बयान से जता दिया है कि चीन को लेकर उनके तेवर उग्र रहने वाले हैं।